गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 31 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको इस वीडियो का PDF मिलेगा, साथ ही साथ अदर जो इंपॉर्टेंट PDF रहते हैं, मंथली करंट अफेयर्स या फिर 6 मंथ के करंट अफेयर्स रहते हैं या फिर दूसरी चीज़ें रहती हैं जो सारी की सारी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो आज के क्वेश्चंस को शुरू कर लेते हैं। आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री नाश्ता योजना लागू करता है। देखिए, आपको पता है कि मिड डे मील योजना ऑलरेडी यहाँ पर कहीं पर बहुत सारी जगह पे पूरे भारत में ही लगभग चल रही है। ठीक है, मिड डे मील योजना उत्तर प्रदेश में तो खासकर मिड डे मील योजना चल रही है, आपको पता ही होगा। तो उत्तर प्रदेश में जो मिड डे मील योजना है उसका नाम बदलकर किया गया है PM पोषण योजना। ठीक है, PM पोषण योजना इसका नाम कर दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। अब मिड डे मील नाम से नहीं जाना जाता है, PM पोषण योजना नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह से मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, ठीक है, ये नाश्ता योजना लागू करी गई है। ये कहाँ पर करी गई है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। जो क्या है वहाँ पर अभी तक क्या है, अभी तक करीब 1500 स्कूलों में ये योजना चल रही थी, लेकिन अभी क्या है 31,000 स्कूलों तक यहाँ पर पहुँचाई जाएगी और इससे करीब 17 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। ठीक है, 17 लाख बच्चे जो है लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कहाँ पर चलाई जा रही है? ये तमिलनाडु में चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से तत्काल प्रभाव से बैन हटा दिया है? फीफा आपको पता होगा पूरी दुनिया भर में जो है फुटबॉल कराती है, तो उसने क्या था, बैन लगा दिया था एक देश पर। ठीक है, फुटबॉल खेलने से बैन लगा दिया था क्योंकि उन्होंने उनकी नियम व शर्तें जो भी रही होंगी वो नहीं मानी थी। तो अभी क्या है, उस बैन को हटा दिया गया है। तो फुटबॉल महासंघ जो है वहाँ से उन्होंने क्या है, बैन हटा दिया है। तो ये श्रीलंका से फुटबॉल जो फीफा है, फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल फेडरेशन। इन्होंने क्या है, बैन हटा दिया है श्रीलंका से। ठीक, और दूसरी चीज़ अगर आपको मैं बताऊं कि फीफा का जो महिला वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा महिला विश्व कप, वो किसने जीता था? स्पेन ने जीता था। अभी जल्दी में ही उसका रिजल्ट आया है। फीफा महिला वर्ल्ड कप स्पेन ने जीता और फीफा जो पुरुषों का वर्ल्ड कप इससे पहले हुआ था वो अर्जेंटीना ने जीता था। फीफा पुरुषों का वर्ल्ड कप किसने जीता? अर्जेंटीना ने। महिलाओं का स्पेन ने जीता। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किसे गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया है? देखिए, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। तो इनका कोई चुनाव नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो भी होता है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति बन जाता है। जैसे लोकसभा का सभापति या चेयरमैन बनने के लिए इलेक्शन होता है, वैसे इसमें इलेक्शन नहीं होता है। इसमें जो भी उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। तो उन्होंने क्या करा है कि गृह मामलों का जो है स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया है। किसे किया है? अब देखिए, ये क्या होता है, इसमें जो भी हमारे कार्यक्रम चल रहे होते हैं सरकार के अंडर में, तो उसमें कुछ विपक्ष के लोगों को भी रखा जाता है, जिससे क्या है, आप जो है अच्छे से क्रिटिसाइज़ कर सकें और वहाँ से चीज़ों को पता चल सके कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे लोक लेखा समिति है, उसमें अधीर रंजन चौधरी जो विपक्ष के पार्टी के हैं उनको यहाँ पर मुखिया बनाया गया। ऐसे ही यहाँ पर गृह मामलों के संबंधी सदस्य किसे नियुक्त किया गया? ये P चिदम्बरम को किया गया है। ये कांग्रेस के हैं P चिदम्बरम, इनको जो है यहाँ पर चुना गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस कंपनी ने कंप्यूटर कोड लिखने में सहायता के लिए कोड लामा नामक AI मॉडल जारी करने की घोषणा की है? देखिए, जो कोड लिखे जाते हैं ना, कोडिंग आपने सुना होगा, कोडिंग। तो कोडिंग में जो है, जो कोड लिखे जाते हैं, उन कोड्स को लिखने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का एक मॉडल यहाँ पर घोषित किया गया है, मतलब जारी किया गया है। तो ये इसका नाम क्या है? कोड लामा नाम का एक AI मॉडल जारी किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जारी किया गया है। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ये किया गया है मेटा के द्वारा, जिसको हम पहले फेसबुक कहते थे, ऐसे ही अब इसको मेटा कहते हैं। तो मेटा के द्वारा कोड लामा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लघु सिंचाई योजनाओं में उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें जो है लघु सिंचाई योजनाओं में नंबर 1 पर कौन आता है? नंबर 1 पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पर आता है लघु सिंचाई योजनाओं में महाराष्ट्र आता है।
ठीक है। नंबर 1 पर कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है लघु सिंचाई योजनाओं में, और नंबर 2 पर कौन आता है? महाराष्ट्र आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद कर लीजिए, आराम से वीडियो को 1.5x या 2x पर देख लिया करिए, जिससे कि और जल्दी आपकी वीडियो खत्म हो जाएगी। एक से दो बार आप अच्छे से देख लेंगे तो चीज़ें भी याद हो जाएंगी और आपकी वीडियो भी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों की सहायता हेतु जर्मनी की फुटबॉल लीग के साथ साझेदारी की है? एक राज्य सरकार है जिसने क्या है, जर्मनी की सहायता ली है फुटबॉल में कौशल को बढ़ाने के लिए, वहाँ से जो है बच्चों की टीम वगैरह बनाने के लिए, उनको अच्छे से खेल प्रोत्साहन के लिए। तो ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने ये सहायता ली है? ये ली है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, जर्मनी की फुटबॉल लीग है उससे सहायता ली है, उसके साथ साझेदारी करी है। इससे 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनको खेल में बढ़ाने के लिए, फुटबॉल में आगे बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, एनसीईआरटी ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने किस कक्षा की पाठ्यपुस्तक में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अध्याय शामिल किया है? मैं आपको बता देता हूं, नेशनल वॉर मेमोरियल। नेशनल वॉर मेमोरियल जिसका नाम आपने सुना होगा, ये कहां पर है? ये है दिल्ली में, इंडिया गेट के पास में। इंडिया गेट के पास में आपने देखा होगा, पहले मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, अगर आप गए नहीं होंगे तो वहाँ पर क्या है, अमर ज्योति जलती रहती है, जहाँ पर वो जो दीपक जलता रहता है वो हमेशा जलता रहता है। उसी को जो है परिवर्तित किया गया, उसी को परिवर्तित किया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल में, जो इंडिया गेट के पास में है। तो आप अगर कभी इंडिया गेट जाएं तो वहां देख के जरूर आइएगा। तो एनसीईआरटी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर एक चैप्टर लॉन्च किया है यहाँ पर। तो वो कक्षा 7 की किताब में किया गया है, इंग्लिश की किताब में। ठीक है, कक्षा 7 की इंग्लिश की बुक में यहाँ पर रखा गया है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, एनसीईआरटी ने नेशनल वॉर मेमोरियल यहाँ पर एक चैप्टर रखा गया है। इस चैप्टर का नाम क्या है? A homage to our brave soldiers, a homage to our brave soldiers। ठीक है, ये इसका नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने पहली महिला एशियाई हॉकी 5S विश्व कप क्वालिफायर जीता है? विश्व कप क्वालिफायर है, मतलब विश्व कप में खेलने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए वो मैच जीतना पड़ता है। तो यहाँ पर पहली बार ये हुआ है, तो पहली बार ये किसने जीता है? ये जीता है भारत ने। ठीक है, भारत ने ये जीता है और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एनटी रामाराव की जयंती पर 100 रुपये के स्मारक, एनटी रामाराव की जयंती पर स्मारक 100 रुपये मूल्य का सिक्का जारी किया है? एनटी रामाराव ये साउथ के बहुत बड़े लीडर रहे थे और इनके जन्मदिन के जो 100 वर्ष हो गए थे, तो 100 वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर 100 रुपये मूल्य का एक सिक्का जारी किया गया है, जो आम पब्लिक के लिए नहीं होगा, लेकिन अगर आपको ख़रीदना है तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। 3500 रुपये का ये सिक्का आपको मिल सकता है अगर आप चाहते हैं इसको ख़रीदना। तो ये आम पब्लिक के लिए नहीं है। एनटी रामाराव साउथ के बहुत बड़े लीडर रहे अपने ज़माने में, और आंध्र प्रदेश की वहाँ पर उन्होंने चुनाव लड़े, बहुत सारे चुनाव जीते और बहुत ही ज़्यादा दिग्गज लीडर थे। आपने मूवीज़ में देखा होगा जूनियर एनटीआर नाम से मूवीज़ में हीरो का नाम सुना होगा। तो ये जूनियर एनटीआर जो है एनटी रामाराव के पोते हैं जूनियर एनटीआर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। और ये 100 रुपये मूल्य का सिक्का जारी किया है, जो कि आम पब्लिक के लिए नहीं है। अगर आपको ख़रीदना है तो ये 3500 रुपये का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जारी किसने किया है? ये जारी किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत की राष्ट्रपति हैं, इन्होंने इसे जारी किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला और आखिरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में G20 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? सिंपल सा सवाल है, कोई तामझाम नहीं है इसमें। 2024 में G20 की मेज़बानी कौन करेगा? 2022 में किसने करी थी, 2023 में अभी कौन कर रहा है, और 2024 में कौन करेगा? तो ये 3 इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं। इंडोनेशिया, 2022 में इंडोनेशिया है ना, 2023 में कौन? भारत कर रहा है, आपको पता है G20 की मेज़बानी कर रहा है। 2024 में करेगा ब्राज़ील। तो ये आपके इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि 2024 में G20 की मेज़बानी कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। तो यही थे आज के कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको इस वीडियो का जो PDF है वो विद आंसर्स हम प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको कभी बाद में पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है तो आप उस PDF के साथ पढ़ सकते हैं। थैंक यू।